गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वंस अगेन आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग वीडियो की एक श्रृंखलाओं को प्रस्तुत करते जा रहे हैं। लगातार प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं। आप बने रहिए इस चैनल में, देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़िए। इफ़ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन डू इट। अगर आप सपना देख सकते हैं तो उसे पूरा कर भी सकते हैं। ज़रूरत है एक जज्बे की, निरंतरता की। तो बने रहिए निरंतरता के साथ और रोज़ इसको फॉलो कीजिए। थैंक यू। पॉलिटी का क्वेश्चन नंबर 9 है। पूछा जा रहा है आर्टिकल 355 के बारे में। आर्टिकल 355 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्पोजेज विच ऑफ द फ्लोइंग ड्यूटीज ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत सरकार पे क्या क्या, मतलब एक तरह से कर्तव्य, एक तरह से दायित्व तो आरोपित करता। क्या क्या कर्तव्य है भारत का? टू इंश्योर द गवर्नमेंट ऑफ द एवरी स्टेट इज कैरिड ऑन accordance with the provisions of the constitution. Okay, next, to ensure that the finances of each state stay within the prescribed national limits and assist state in augmenting their fiscal capacity. 355 में तो ये जिक्र नहीं है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। 355 इम्पोजेस टू ड्यूटीज ऑन सेंटर। दो मुख्य दायित्व है, कर्तव्य है सरकार का, भारत सरकार का प्रत्येक स्टेट के लिए। एक तो पब्लिक प्रोटेक्ट करना है एवरी स्टेट अगेंस्ट द एक्सटर्नल अग्रेशन या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस, या तो बाह्य आक्रमण हो जाए या फिर आंतरिक कुछ मतलब विवाद हो जाए, डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए। टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिड ऑन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के नियमों के अनुसार चल रहा है कि नहीं वो राज्य। इफ it is a duty in the performance of which state which the center tax the government of the state under the article 356 in the case of failure of the constitution machinery in the case। ठीक है, तो 356 कब लगता है पता ही आपको? जब गवर्नमेंट सरकार, राज्य सरकार अगर संविधान के नियमों के अनुसार नहीं चल रही है तो 356 लगेगा। राष्ट्रपति शासन बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट द PIL। ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से संबंध में है। देखिए, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेंट द प्रोविजन या प्रोविजंस रिगार्डिंग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL के बारे में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है क्या? ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैन बी फाइल्ड बिफोर बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट अंडर देयर रिस्पेक्टिव जुडिक्शन। क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट में भी जारी किया सकता है? रीड जुडिक्शन के तहत मतलब फाइल कर सकते हैं क्या आप PIL हाई कोर्ट में? बोलिए ना सीधा बात। इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द कोर्ट्स टू एक्सेप्ट द एप्लीकेशन फॉर PIL। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि PIL को स्वीकार किया ही जाए? पहला बात तो पहला इनकरेक्ट है। अब पहला इनकरेक्ट है तो सीधा सा बात दो सही है, और तीसरा बिल्कुल गलत है। देखिए, इंडिया में PIL इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। बहुत चर्चा में रहता है जुडिशियल एक्टिविज्म। अभी अभी हाल में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर ओवरऑल चुनाव आयोग के संबंध में आपने देखा कि जिस तरह से जुडिशियल एक्टिविज्म दिखाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं फिर से इसको बात उठा सकता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो कहाँ से आया। तो PIL इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म रूल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। It was introduced in the early 90s. Before 90s, the judiciary entertained litigation only from the parties affected directly or indirectly by the defendant। तो 1980 से पहले ना मतलब बहुत मतलब लगता था कि कोई जोश ही नहीं है जुडिशरी में। चुपचाप वही लिटिगेशन को सिर्फ एक्सेप्ट करती थी जो पार्टी जो अफेक्टेड है या डिफेंडेड है, जो आता था तब। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैन बी फाइल्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और बिफोर द हाई कोर्ट अंडर द स्टेट आर्टिकल 226 के तहत of the constitution under their respective read jurisdictions। It is the court's privilege। ये कोर्ट का मतलब विशेषाधिकार है कि वो इसको एंटरटेन करे कि ना करे, PIL को एक्सेप्ट करे या ना करे। डॉक्ट्राइन ऑफ इसेंशियलिटी is often used by the court
इन रिलेशन ऑफ बीच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल 14, 19, 21, 25, तो 25 का आर्टिकल। डॉक्ट्राइन ऑफ इसेंशियलिटी, सबरीमाला के सब पढ़िएगा तो उसमें दिखेगा आपको। इसके अलावा उससे बहुत पहले दे दिया गया था इस डिसीजन को। तो इसका इन्वेंशन जो था वो 7 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट का, जिसका केस का नाम था सिरूर मठ केस, 1954 का सिरूर मठ केस, जिसमें डॉक्ट्राइन ऑफ इसेंशियलिटी का जिक्र किया गया है। The court held that the term religion will cover all the rituals and practices integral to a religion, and took upon itself the responsibility of determining the essential and non-essential practices of religion. ध्यान रहे, सुन लीजिए फिर से। The court held that the term religion will cover all ritual and practices integral to a religion, and took upon itself the responsibility of determining the essential and non-essential practice of religion. Doctrine of essentiality is often used in relation to the Article 25. Which of the following condition preceded for the successful working of democracy? क्या जरूरी है, मतलब किसी भी डेमोक्रेसी को ठीक से काम करने के लिए? equality of law and administration, avoidance of tyranny of the majority over minority, presence of an opposition, functioning of moral order in society, public कंसस। देखिए 1, 2, 3 तो 100% जरूरी है। अब मॉरल ऑर्डर सोसाइटी में हो या ना हो, उससे डेमोक्रेसी को उतना कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन पब्लिक कंसस, ये सब मतलब थोड़ा सा सोचने वाला बात है। लेकिन अगर पूछा जाए तो इस तरह के आंसर में सभी को दाग लगाना उचित रहता है, इसलिए सब सही है। देखिए कंडीशन प्रेसिडेंटेड टू अ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए क्या क्या जरूरी है। एक तो अब्सेंस ऑफ ग्लेरिंग इनइक्वालिटीज़, ये जो चमकता असमानता है ना, वो हमारे यहाँ पर होना बहुत दिक्कत है। आप एक तरफ देख रहे हैं ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट है, ऑक्सफैम क्या कहता है, जस्ट 1% पीपुल ऑफ इंडिया having 50% properties, you know about that, 50% properties, and 10% people holding 40%, and just remaining 70% people having just 10%. What are the great glaring of inequalities? तो ये लोकतंत्र है। तो ये absence of glaring inequalities, presence of an opposition है ही नहीं, equality of law and administration, observance of constitutional morality, avoidance of tyranny of majority over minority, हमेशा हिंदू मुस्लिम होते रहता है। तो ये सब क्या है, ये सब हर चीज़ को आप एक रंग में रंगने की कोशिश ना करें, ये टायरनी को जन्म दे देगा, अराजकता उत्पन्न हो जाएगी इससे। फंक्शन ऑफ मोरल ऑर्डर इन सोसाइटी, समाज का एक नैतिक दायित्व होता है, उस नैतिक दायित्व को पालन करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज समाज लोकतांत्रिक नहीं हो सकता है। पब्लिक कंसस होना चाहिए, लोगों में चेतना होनी चाहिए, भीड़ की चाल और भेड़ की चाल और हाँ और अंधभक्ति जो है ना कहीं हमें फासिज्म की तरफ धकेल देगी, जहाँ पर एक हुक्म सबके लिए लागू होगा। दैट्स अ वेरी बेकार दुनिया। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अलाउज एन इंडिविजुअल और एनी artificial judicial person to purchase bonds issued by the State Bank of India. They are issued in the form of promissory notes and in denomination ranging from 100 rupees to 10 crore. 100 रुपया का नहीं है भाई। They can be purchased only during notified periods of the time and not throughout the year. Of course, तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसके सही जवाब 1 और 3, 2 गलत है। देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इज डिजाइंड to allow an individual or any artificial judicial person, including body corporates, to purchase bonds issued by the State Bank of India during a notified period of time.
These instruments are issued in the form of promissory notes. इसको promissory notes के रूप में जारी किया जाएगा. And the denomination ranging from 1000 rupees से 1 करोड़ रुपए तक का होगा. Consider the following statement regarding under the Article 341. Under Article 341 of the Constitution, the President of India may specify the castes, races or tribes that shall be deemed to be scheduled caste. अभी scheduled caste का चर्चा खूब हो रहा है. No person who professes a religion different from Hindu, Sikh, Buddhist religion shall be deemed to be a member of scheduled caste. The rights of the person belonging to scheduled tribes are dependent of his or her religious faith. Which of the statement is correct? पहला तो सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी गलत है. Under Article 341 of the Constitution, President may specify the caste, the race, or the tribes, or the parts of the groups within the caste, races, or tribes which shall be deemed to be a scheduled caste. The first order under this provisions was issued in 1950 1950 में जारी किया गया था, जिसमें केवल और केवल हिंदूज को कवर किया गया था. उसके बाद फिर सिख कम्युनिटी का डिमांड आया तो 56 में उसको, तो सिख ऑफ दलित ओरिजिन अमंग द बेनिफिशियरी ऑफ एससी कोटा उसको मिल गया. उसके बाद सिमिलर डिमांड बुद्धिस्ट लोगों की तरफ से आया तो बुद्धिस्ट दलित को भी 1990 में इंक्लूड किया गया. एंड द ऑर्डर revised to state no person who profess a religion different from Hindu, Sikh और Buddhist, इस तीन धर्म को छोड़कर, हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अगर अपना धर्म इसलिए बदलता है कि उसको शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिल जाए तो वो डीम्ड नहीं होगा, उसके लिए क्वालिफाई नहीं हो सकता है. ठीक है, तो रिलीजन शेल बी डीम्ड टू बी ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट. द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT वेबसाइट, वहाँ जाइए. राइट्स ऑफ अ पर्सन बिलोंगिंग्स टू अ शेड्यूल्ड ट्राइब आर इंडिपेंडेंट ऑफ हिज और रिलीजियस फेथ. ठीक है, जो राइट्स ऑफ ए पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ हिज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का क्या धर्म है, कौन सा उसका फेथ है, उससे कोई लेना देना नहीं है शेड्यूल्ड ट्राइब्स का. Following the implementation of Mandal Commission report, several Christian and Muslim communities have found place in the central and state list of OBC. तो सेंट्रल लिस्ट में जाइए, मंडल कमीशन का रिपोर्ट स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि क्रिश्चियन और मुस्लिम कम्युनिटीज को भी सेंट्रल एंड स्टेट लिस्ट के OBC में रखा गया है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आर्टिकल नंबर 103 103 Constitutional Amendment Act introduced 10% quota for economically weaker section EWS. At present, members of the scheduled tribes and scheduled castes are entitled to economically weaker section quota. Scheduled tribes और scheduled castes are entitled to economically weaker section quota. scheduled tribes के लिए कहाँ आएगा यार, वो तो उसके लिए आया एक सही है खाली. Members of the scheduled tribes and scheduled castes are shut out. ठीक है, scheduled tribes, scheduled castes are shut out from the applying under the 10% quota for economically weaker section introduced by the 103rd Constitution Amendment. People belonging to the other backward classes OBC communities in the state list but not in the central list will be eligible to apply for the post and services of the Government of India under the EBS quota criteria provided by the fulfill of all other requirements. The Department of Personnel and Training has said in it a list of FAQs. It has put out how to recruit under the 10% reservation provided for economically weaker section. Consider the following statement regarding
collegium system of the appointments to the higher judiciary in India. Collegium system has evolved through a law promulgated by the parliament. The composition of the collegium keeps changing and its members serve only for the time they occupy their position of the seniority on the bench before they retire. Judges of the Supreme Court are appointed only through the collegium system, and the government has a role only after the names have been decided by the collegium. Only and only दो और तीन सही है. What is the collegium system of appointments of the judges? It is the way by which the judges of the Supreme Court and the High Courts are appointed and transferred. The collegium system is not rooted in the Constitution or not a specific law promulgated by the Parliament. It has evolved through the judgments of the Supreme Court. The Supreme Court Collegium is a five-member body which is headed by the incumbent Chief Justice of India (CJI) and comprises other four judges, senior most four judges of the court at the time. High Court Collegium is led by the incumbent Chief Justice and four other senior most judges of that court. But its very nature, the composition of the collegium keeps changing and its members serve only for the time they occupy their position of seniority on the bench before they retire. Judges of the higher judiciary are appointed only through a collegium system. The government has rule only after the names have been decided by the collegium. Consider the following statements. Right to freedom of expression, which is the Constitution of India guarantees, include within it right to know. The purchasers of electoral bonds are not obliged to disclose to whom they presented the bond. The political parties must provide details to the public on which donation received by them through the electoral bonds. ऐसा कुछ नहीं है. 3 नंबर तो सही खत्म हो जाएगा. राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विच इज कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज. इसमें राइट टू नो भी शामिल है. ध्यान रहे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आपका राइट टू नो यानी आर्टिकल 19 के तहत आता है राइट टू नो, जानने का अधिकार. वंस परचेज, एक बार खरीद लीजिए, द बायर कैन डोनेट द बॉन्ड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी ऑफ देयर चॉइस एंड द पार्टी कैन देन इनकेस इट ऑन डिमांड. The purchaser are not obliged to disclose to whom they presented the bond, and a political party encasing a bond is compelled to keep the donor's identity secret. और पॉलिटिकल पार्टी को तो याद रखिएगा एक बात कि पॉलिटिकल पार्टी इन केसिंग अ बॉन्ड इज कंपेल्ड किया गया टू कीप द डोनर्स आइडेंटिटी सीक्रेट. देयर इज नो अटेंडेंट ऑब्लिगेशन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज टू प्रोवाइड द डिटेल्स टू द पब्लिक ऑन ईच डोनेशन रिसीव बाय देम थ्रू द इलेक्टोरल बॉन्ड्स. तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा जो पैसा उनको रिसीव होता है या जो पैसा वो भुना लेते हैं, उसके लिए वो बिल्कुल बाध्य नहीं है कि वो पार्टीज को बताएं कि उन्होंने किससे और कितना पैसा उठाया है. पब्लिक को देने का जानकारी नहीं है. कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोविजंस इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन. प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी prohibit the state from discrimination against any citizens on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth. Constitution empowers the state to make any provisions for the advancement of any socially, educationally backward classes of the citizens or for the scheduled castes, scheduled tribes. Constitution provides for the reservation of the post in the favor of any of the backward classes of the citizens, which is in opinion of the state is not adequately represented in the service under the states, which are correct. 1, 2, and 3. Provisions of the Constitution.
The relevant constitutional provisions stand on two legs. देखिए, which are mutually supportive. On the one hand, there is a principle of equality which prohibits the state from discrimination against any citizens on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them under Article 15, Subclause 1, and guarantees equality of opportunity for all citizens in matter relating to employment or appointment of any office under the state under Article 16, Subclause 1. In addition to prohibition against discrimination against any citizen on the same grounds of the Article 15, Subclause 1, specifically with respect to employment or appointment under the state. But other legs is the special provisions under which Article 15, Subclause 4 empowers the state make any provision for the advancement of any socially or educationally backward classes of the citizens or for the scheduled castes and scheduled tribes, and under the 16 Article Subclause 4 for the reservation of appointments or the post in the favor of any backward class of the citizens which is in the opinion of the state is not adequately representation in the service under the state. तो इस प्रकार पॉलिटिक्स समाप्त होती है और अगले बढ़ते हैं हम लोग हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। मार्तंड सन टेम्पल कहाँ पर है? मार्तंड सन टेम्पल, ये तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इजी प्रश्न है। आई थिंक यू नो अबाउट दैट। इसे इन जम्मू एंड कश्मीर। लगभग 1200 साल पहले ए ग्रेट किंग बिल्ट अ ग्रैंड टेम्पल डेडिकेटेड टू मार्तंड सन टेम्पल, सन गॉड जिसको मार्तंड भी कहते हैं। टेम्पल सर्वाइव्स पार्टली टुडे इन जम्मू एंड कश्मीर एंड अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इट स्टिल मैक्स फॉर एन इम्प्रेसिव साइट विद द formidable grey walls standing stark against the blue sky, broken grey fragments around the green grass. Some of the walls bear clear carving of deities, and the beauty and the symmetry of the temple are still amply evident. The temple is ringed by raw pillars, the Pari style common in Kashmiri temple architecture. The Martan temple was built by Karkota dynasty King Lalitya Aditya Muktapita, who ruled Kashmir from 725 AD to 753 AD. तो ललित आदित्य मुक्तापीड ने ही मार्तंड टेम्पल का निर्माण कराया था, जो कारकोटा डायनेस्टी से थे। डेडिकेटेड टू विष्णु सूर्या, द मार्तंड टेम्पल हैज 3 डिस्टिंक्ट चैम्बर, मंडपा, गर्भगृह और अंतरालय। प्रोबेबली द ओनली 3 चैम्बर्स टेम्पल इन कश्मीर, शायद यही एकमात्र है। द टेम्पल इज बिल्ट इन ए यूनिक काश्मीरी स्टाइल, दो इट हैज अ डेफिनेट गंधार इन्फ्लुएंस, लेकिन इसमें गंधार प्रभाव है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है। ममनगम, ममंगन, ये क्या लिखा है? मामनगम was a 28-day long medieval trade। कहाँ मनाया जाता है यार ये मम या मामा मामा ममानगम मामानगम मामानगम, ये केरला में मनाया जाता है। मामानगम was 28-day long trade festival celebrated on every 12 years in Kerala। हर 12 साल में एक बार आता है, कुंभ मेला के जैसा है यार मामानगम। इन केरला ऑन द बैंक्स ऑफ द भरतपूजा ऑल्सो नेज नीला, भरतपूजा नदी के किनारे मनाया जाता है। तो भरतपूजा नदी भी केरल में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा, उसको नीला भी बोलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अलोंग विथ हरप्पा, मोहनजोदाड़ो is the site of Bronze Age urban civilization that flourished in the valley of Indus.
Along the Harappa, Mohenjo-daro is the Bronze Age urban civilization that flourished in the valley of Indus. Mohenjo-daro is famous for its elaborate town planning, developed water supply, and monumental buildings such as a Great Granary, Great Bath. The ruins of Mohenjo-daro was the first excavated site of Indus Valley civilization. Which is the correct? Everything दो और तीन नहीं, एक और दो सही है. देखिए, हड़प्पा के अलावा मोहनजादड़ो इज द बेस्ट नन साइट ऑफ ब्रोंज एज अर्बन सिविलाइजेशन. हड़प्पा के अलावा अगर कोई है तो वो है मोहनजादड़ो, जो कि ब्रोंज एज है, कांस्य युगीन सभ्यता है, अर्बन सिविलाइजेशन सभ्यता है, जो कि फ्लोरिश हुआ था इंडस वैली की नदी के किनारे. लफड़ी अगर माना जाए तो 3300 बीसी से लेके 1300 बीसी के दरमियान, और विद इट्स मैच्योर फेज अगर माना जाए तो वो 2600 बीसी से 1900 बीसी में मैच्योर हुआ था. ठीक है, मतलब लगभग मान सकते हैं 2600 बीसी से 1900 बीसी में. इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट identified in 1921 at Harappa in the Punjab region and then 1922 in the Mohenjo-daro. पहले 1921 में दयाराम सैनी ने हड़प्पा खोजा था, तो उसके बाद पंजाब में फिर 1922 में मोहनजोदड़ो मिला था. दोनों जो है ना वो नियर है इंडस रिवर इन द सिंध रीजन में. मोहनजोदड़ो इज फेमस फॉर इट्स एलाबोरेट टाउन प्लानिंग विथ स्ट्रीट ग्रिड्स विथ बिग पेमेंट्स. रास्ता इसका बहुत अच्छा था. डेवलप्ड वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था. कवर्ड सीवेज सिस्टम, होम्स विथ टॉयलेट्स. सोच लीजिए, टॉयलेट्स उस समय था, सीवेज सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम था, वाटर सप्लाई था. रास्ता चौड़ी सड़कें थी, 90 डिग्री में कटती थी. मोनूमेंटल बिल्डिंग सच एज द ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट बाथ, बड़का बड़का अन्नागार, बड़का बड़का बाथ. सोचो उस समय. Who among the first to call Mahatma Gandhi the father of nation? It's Subhash Chandra Bose. अरे Subhash Chandra Bose was the first to call Mahatma Gandhi the father of nation during the address from Azad Hind Radio from Singapore in July 1944. Consider the following statement regarding ज्ञान वापी मॉस्क्यू. ये ज्ञान व्यापी जो मस्जिद है उससे बारे में. ज्ञान व्यापी मॉस्क्यू was built during the reign of Mughal Emperor Aurangzeb. It is located in Banaras, UP. Currently, it is an archaeological survey of India protected site and it is maintained by ASI. Which of the following correct? चलिए, C is the right answer, 1 and 2. ज्ञान व्यापी मॉस्क जो था वो बनाया गया था 1669 के समय. मुगल एम्पायर औरंगजेब उस समय था. It is located in Banaras, यूपी में है अभी. The mosque is not a ASI protected site. अभी ASI protected site नहीं है. And the ASI has no role in its maintenance और upkeep. ASI का कोई रोल नहीं है इसमें, इसको प्रोटेक्ट करने में. Consider the following statement regarding the लंगहोन फेस्टिवल. लंगहोन फेस्टिवल के बारे में पूछा जा रहा है. लंगहोन फेस्टिवल एक एनुअल फेस्टिवल है where farmers pray for a good harvest. It is celebrated mainly by Tiwa tribal people in Karbi Anglong district of Assam. ऐसे कार्बी अंगलोंग असम में है. Which of the following statement is correct? तो कार्बी अंगलोंग आई थिंक इट्स नो, UN एक अंदो सही है. देख लीजिए, यही त्यौहार है. बड़ा बड़ा बांस का पेड़ गाड़ के मनाया जा रहा है ढोल लेके. Tiwa tribesmen dancing on the occasion of Langhong festival in Karbi Anglong district of Assam. During the annual festivals, farmers pray for good harvest. पंच तीर्थ, ये जो पंच तीर्थ टर्म है, include which of the following places that are associated with the B. Rao Ambedkar? पंच तीर्थ: जन्मभूमि, Ambedkar birthplace, पंच तीर्थ. शिक्षा भूमि, in the place of London where Ambedkar stayed while studying. दीक्षा भूमि, where Ambedkar embraced Buddhism. चैत्य भूमि, where the Ambedkar demise.
महापरिनिर्वाण भूमि, अम्बेडकर शहर विच ऑफ द स्टेटमेंट करेक्ट, सब 1 2 3 सिर्फ सही है। गवर्नमेंट हैड फर्स्ट प्रपोज अम्बेडकर सर्किट ऑन पंच तीर्थ, 2016 में सरकार ने अम्बेडकर सर्किट, जिसको पंच तीर्थ भी कहते हैं, उसको मतलब प्रपोज किया था। पंच तीर्थ वुड इंक्लूड जन्मभूमि, एक तो इसमें जन्मभूमि है अम्बेडकर का बर्थ प्लेस जो कि एमपी में है, माहो। शिक्षा भूमि जो कि लंदन में है, वेयर ही स्टडीड व्हाइल स्टडीइंग इन यूके। और दीक्षा भूमि जो कि नागपुर में है, जहां उन्होंने बुद्धिज्म को स्वीकार कर लिया था। और महापरिनिर्वाण भूमि, प्लेस जहां पर उन्होंने अपना दम तोड़ा था, दिल्ली में है। और चैत्य भूमि जहां उनके शरमेशन, ठीक है, वही है, द प्लेस ऑफ हिज शरमेशन इन द मुंबई। इसी के साथ इस कोटेशन को मैं बोलता हूँ कि रेस्ट ऑफ द ऑल ह्यूमन क्वालिटी इज कंसिस्टेंसी। ह्यूमन के अधिकांश जो गुण होते हैं उनमें से एक जो बहुत महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए वो है कंसिस्टेंसी, निरंतरता, और बहुत कम होता है वो। तो इस बात को ध्यान रखिए, कंसिस्टेंसी ही आपको विजय दिलाएगी। बने रहिए चैनल में, देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए। थैंक यू।